उन्होंने कहा कि ये जो जिन्ना थे, ये असल में मुस्लिम थे नहीं। अंकल ने एक बार भी नहीं पूछा कि मिलोगे कैसे? उन्होंने कहा कि देख भाई, तेरी जो बीवी है ना, ऐसा ही कुछ हो गया मेरे साथ आज। हे हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ। मैं हूँ विभास एंड वेलकम टू महाकाल का भौकाल। और कैसे हैं आप लोग? केमोन अच्छे? कसा हिस? केम छो? कैसन बाड़ा? ऐसा ही कुछ हो गया मेरे साथ आज। मैं निकला, मेरी एक डबिंग थी, ख़त्म करके लगभग 10 साढ़े 10 बजे। जैसे ही निकला बाहर आया, मैंने एक ऑटो लिया। अब ये ऑटो वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास करके मेट्रोज़ में और इवन छोटे छोटे शहरों में। अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, इनमें से किसी भी शहर में जाते हैं तो ऑटो रिक्शा को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब या तो ये शोर मचा रहे होते हैं, या ये आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये जो बीच वाली क्लास है ना, जो ना अपर मिडिल क्लास है ना जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल मिडिल क्लास है, बेसिकली उनकी सवारी है इन शहरों में ऑटो। और अगर आप छोटे शहरों में चले जाएं, टू टायर शहरों में, तो वहाँ पे ऑटो जैसी अलग अलग थोड़े से बड़े साइज़ की चीज़ें चलती हैं, जैसे विक्रम। तो बेसिकली टेम्पो होता है, जिसे पैसेंजर व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही आज सुबह मेरी मुलाकात हो गई एक ऑटो रिक्शा वाले से। मैंने तो बस ऑटो लिया था, मैं उसके ऑटो पे बैठा, बस थोड़ी दूर चलने के बाद एक सिग्नल आ गया था। तो सिग्नल पे पीछे से बहुत सारे हॉर्न्स बज रहे थे। यहाँ के लोगों को आदत है, या कुछ लोगों को मैं कहूँगा आदत है, वो सिग्नल होता है तो भी हॉर्न मारते हैं। अगर आपके यहाँ 4 गाड़ियाँ खड़ी हो आपके आगे, उसके बाद भी वो हॉर्न मारते हैं कि तुम निकल जाओ, मुझे रास्ता दे दो। जो कि हो नहीं सकता, लेकिन शायद मुझे लगता है वो हैबिचुएटेड हो चुके हैं कहीं न कहीं मेंटली। तो इस रिक्शा वाले ने सडनली गुजराती डायलेक्ट में कहा कि भाई ये हॉर्न बजाने वाले ना पागल है, इनसे मैं परेशान हो गया हूँ। तो थोड़ा सा मैंने उनको टोन दे दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी हॉर्न बजाने वालों से परेशान रहता हूँ। कुछ लोगों को बेमतलब आदत होती है, गाड़ी खड़ी हुई नहीं हुई, थोड़ी सी जगह है आगे, नहीं है, निकल सकता है नहीं है, बस वो बहुत जल्दी में होते हैं। तो इस जल्दबाजी में वो लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं। सबसे आसान तरीका है लोगों को परेशान करने का, या फिर शायद अपनी जो अंदर परेशानी चल रही होती है उसको एक्सप्रेस करने का फटाफट तरीके से। तो ऑटो वाला बेचारा परेशान था। अब वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा, जैसे ही मैंने उसको टोन दे दिया कि हाँ, ये ऑटो वाले ना, और ख़ास करके बाइक वाले तो तबाही मचा के रखते हैं मुंबई में। उसके बाद उसने मुझे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनानी शुरू कर दी, बस यूँ ही। हालाँकि मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं था। तो उन्होंने शुरू कर दिया और बताया कि कैसे वो रिक्शा रखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई, मैं अपना जो रिक्शा है ना, इसको मस्त किसी को देता नहीं हाथ लगाने, क्या ना बाकी रिक्शे वाले भाड़े पे चलाते हैं, मेरा अपना है। तो अब वो ऐसे बोल रहा था जैसे मुंबई की अपनी लैंग्वेज है हिंदी में, जो मुंबईया हिंदी जिसको हम कह सकते हैं। तो अब ये लैंग्वेज चल रही थी। फिर उसने मुझे बताया कि पुलिस वालों से जो उसकी मुठभेड़ हुई है अलग अलग जगह पे, उसके बारे में फिर उसने मुझे मराठी में बताया। अता काय बोलला, काय केला होता, काइंड ऑफ थिंग्स। थोड़ी सी मराठी मुझे समझ में आती है, थोड़ी सी नहीं, समझ तो मैं लगभग लेता हूँ। तो अब वो मराठी में सारी बातें करी और बड़ा कॉन्फिडेंटली मराठी बोल रहा था। और अभी थोड़ी दूर आगे गए तो अचानक उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा, तुम जिन्ना को जानते हो? तो मैंने कहा कौन, वो मोहम्मद अली जिन्ना? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, वही जिन्ना भाई, बुरा मत मानना, वो क्या है ना कि उसके बारे में कुछ ख़ास बात है जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, शायद तुम्हारी कौम को भी पता नहीं है। तो उनको लग रहा था कि कहीं न कहीं शायद मैं मुस्लिम हूँ। तो मैंने कहा नहीं, नहीं कोई बात ही नहीं है, आप बताइए। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई जिन्ना के बारे में, जो अभी तक मैंने कहीं सुना पढ़ा नहीं है, या अगर कहीं सुना पढ़ा है तो मेरे ध्यान में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो जिन्ना थे, ये असल में मुस्लिम थे नहीं, ये किसी हिंदू फैमिली के थे। और उसने मुझे बताया कि ठक्कर शायद उन लोगों का सरनेम था। फिर उन्होंने अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट जाके उनकी फैमिली ने, या शायद जिन्ना ने, अपने जवानी के दिनों में कुछ किया जिसकी वजह से उनकी फैमिली को समाज से निकाल दिया गया। तो फिर शायद वो कहीं और रहने लगे और वहाँ पे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब पता नहीं ये बंदा मुझे क्यों बता रहा था। एक और बात बताई कि जिन्ना जो था, एक तो वो हिंदू नहीं रह पाया, लोगों ने उसे भगा दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन वो ठीक से कभी मुसलमान भी नहीं हो पाया, क्योंकि
इस्लाम अपनाने के बाद भी, जैसा इस आदमी ने मुझे बताया कि वो सूअर वगैरह खाते थे, जो कि इस्लाम के हिसाब से बहुत ही गलत बात है, हराम है, खाना नहीं चाहिए। तो वो आदमी मुझे जिन्ना के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग बात बता गया, और उसके बाद जस्ट ये बात खत्म ही हुई थी कि इससे पहले कि मैं कोई रिएक्शन देता, मैं उनको कुछ कहता, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है मैं 40 साल से ऑटो चला रहा हूँ। और यहीं पे मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं पूछ लेता हूँ कि इनकी उम्र क्या है आखिर। 40 साल से चला रहे हैं, और उनको देख के मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि ये आदमी 60 प्लस है। तो एक सीनियर सिटीज़न होके ऑटो रिक्शा चला रहा है, मेरे अंदर थोड़ी-सी कुछ इस तरह की बातें चली। लेकिन वो आदमी बहुत खुश था, और मैंने उसको ऐसे ही पूछ लिया कि आपकी उम्र क्या है? तो फटाक से उन्होंने कहा कि गेस करो कि मेरी उम्र क्या होगी? मैंने गेस किया कि 60 के आसपास, 60 के आसपास होगा अंकल। उसने उसके बाद कहा भाई मैं 65 साल का है, लेकिन अभी थोड़ा मेरा ऐसा बाल वाल सफ़ेद हो गया, नहीं तो मैं बराबर डाई वाई करके रहता हूँ ना, तो आदमी 42, 43 मुश्किल से कोई मिलता है जो मेरे को 44, 45 बोलता है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना मज़ा था उस आदमी की इस बात में ना, कि मुझे लगा कि अब तो इसको सुनना चाहिए। फिर मैं और थोड़ा उसे छेड़ने लगा कि अच्छा और बताइए कुछ अंकल। तो अब वो कुछ अपने बारे में बताया, उससे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा तुम कहाँ से हो? यूपी से हो क्या? मैंने कहा नहीं मैं बिहार से हूँ। अच्छा, अच्छा बिहार में कहाँ से बाड़ा तू? कौन जिला? अब अचानक वो भोजपुरी बोलने लगे, एंड दैट वाज़ अ सरप्राइज़ फॉर मी। सडनली एक आदमी पिछले 10 से 12 मिनट मैं उनके साथ था, और वो 4-5 लैंग्वेज बोल चुके थे। और फिर उन्होंने जब मुझे जर्नी बताई, तो मुझे इसकी वजह समझ में आई कि वो पैदा कोलकाता में हुए थे, यानी शुरुआत उनकी बंगाल से हुई, तो उनको बंगाली आती थी। बंगाली में भी उन्होंने कुछ सुनाया, बंगाली मुझे समझिए बस "आमी तुम्हें भालोबासी" इतना ही आता है। लेकिन मैं भी बंगाल के बगल से हूँ, तो कहीं न कहीं समझ मुझे आ जाती है। मेरी भी जो नेटिव लैंग्वेज है, वो बंगला के आस-पास की लैंग्वेज है, तो ऑलमोस्ट मैं समझ लेता हूँ। और बंगला में उन्होंने कुछ बताया, फिर उन्होंने कहा कि 40 साल से इस देश के अलग-अलग शहरों में वो अलग-अलग गाड़ी चला चुके हैं। कभी बड़ी गाड़ी, कभी छोटी गाड़ी, और अब उन्होंने बड़ा खुश होके बताया कि अब मैं ना मुंबई में सेटल हो गया हूँ। एक फ्लैट जैसे-तैसे लिया था दहिसर में, वहाँ साले मेरे बच्चे जाके घुस गए। तो अब मैं रह रहा हूँ भाड़े पे एक दूसरा फ्लैट लेके कांदिवली में, और उसने मुझे बताया कि कांदिवली मुझे थोड़ा सस्ता पड़ता है, कुछ 15-15 हज़ार बताया कि मैं रेंट देता हूँ। मैं और मेरी बीवी रहते हैं, और बच्चे वगैरह सब दहिसर वाला जो मेरा घर है, एक तरह से समझो कि कब्ज़ा करके बैठे हैं। अब इतने में मैं पहुँच गया था जहाँ मुझे जाना था, मेरी मंज़िल आ गई थी। मेरी दूसरी डबिंग का जो स्टूडियो था, उसके नीचे मैं पहुँच गया था, और अंकल की कहानी चल रही थी। फिर मुझे कहीं न कहीं लगा ना कि अब ये रिपीट कर रहे हैं, मतलब कहानी जो है ना, ये एक ही बात बार-बार कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब मुझे जाना चाहिए, और मुझे देर भी हो रही थी। तो मैंने उनको भाड़ा दिया, और चेंज देते-देते भी वो बोलते रहे, और फिर मैंने कहा कि अंकल अब मैं चलूँगा, फिर मिलते हैं। अंकल ने एक बार भी नहीं पूछा कि मिलोगे कैसे? ना फ़ोन नंबर एक्सचेंज, कुछ नहीं। क्योंकि शायद अभी तक जो उनके अंदर था, जो वो किसी और को बताना चाहते होंगे, कोई मिला नहीं, मैं मिल गया, तो उन्होंने मुझे सुनाया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी देर कैसे बीता वो 15 मिनट, मुझे पता भी नहीं चला। नहीं तो ऑटो राइड्स बड़े बोरिंग हो जाते हैं, अगर कहीं आप ट्रैफ़िक में फँस गए तो फिर तो हो गया, आपका कांड हो गया, कोई नहीं बचा सकता आपको। लेकिन अंकल ने बड़ा इंटरेस्टिंग बनाए रखा था, तो फिर मैंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ अंकल, फिर मिलते हैं। पर उन्होंने कहा रुको, 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 एक ज्ञान की बात बताना तो मैं भूल गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उन्होंने कहा कि देख भाई, तेरी जो बीवी है ना, तभी तक तेरे से प्यार करेगी जब तक तेरा बच्चा नहीं हुआ। जैसे ही बच्चा हुआ, उसका पहला प्यार बच्चा। तू गया, तू खाली ज़रूरत का चीज़ रह जाएगा। तेरे को इस्तेमाल करेगी वो बच्चे के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। तो अब मुझे थोड़ी-सी वो हुई कि मैं अब कुछ बोलूँ, मैं कुछ पूछूँ इनसे। मैंने कहा अंकल ये आप कैसे बोल रहे हो? तो उन्होंने एकदम कॉन्फिडेंटली बोला भाई एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ नहीं होता। मैंने तेरे को बोला ना मैं 65 साल का है, और शादी होके मेरा 46 साल हो गया। 19 साल का था तभी मेरा शादी हुआ। 46 साल में सोच मैंने क्या क्या देखा होगा। और मैं तेरे को जाते जाते ज्ञान की बात दे रहा हूँ, बुरा मत मानना भाई। ये वो बराबर बोलते थे बीच बीच में, जैसे ही 2-4 लाइन्स के बाद, ये उनका शायद तकिया कलाम था, बुरा मत मानना भाई। तो मैं भी कह देता था ठीक है अंकल बोलिए।
तो ये उन्होंने आखिर में मुझे ज्ञान दिया और फिर मैंने उनको छोड़ा और थोड़ी दूर जब मैं वॉक कर चुका था, पीछे से आवाज आई कि भाई, माँ बाप को भूलने का नहीं, वही मेन है, माँ बाप है तो सब है। तो ये था अंकल का आखिरी ज्ञान। मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि आखिर उन्होंने इतना कुछ मुझे क्यों सुनाया, किस वजह से सुनाया, आखिर क्या लगा। हालांकि लॉजिकली मैं थोड़ा सा देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा शुरू में टोका, शायद उनके मन में चीज़ें होंगी और वो बोलना चाहते होंगे। और इस दौर में उनकी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी ना कि जब वो उम्र की बात बता रहे थे या अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब वो बहुत खुश हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी वाली बात थी उनमें। वो उनका पूरा जो अस्तित्व था ना, वो खुश था। और अगर कहीं सामने आपके किसी का अस्तित्व खुश हो तो आपको अपने आप खुशी हो जाती है। तो अंकल ने इस आखिरी ज्ञान के साथ फाइनली अपना ऑटो स्टार्ट किया और वहां से निकले। तो मैं ये कह रहा था कि मेरी समझ में नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। अगर आप लोगों की समझ में ये बात आए कि आखिर उन्होंने जो कहा वो क्यों कहा, इन सब के पीछे क्या वजह हो सकती है, या बस ऐसे ही राह चलते कोई मिल लिया तो बात कर ली, तो अगर आपको कुछ पल्ले पड़े तो मुझे बताइएगा। और ऐसे ही किसी अनुभूत किस्से के साथ मैं लौटूंगा जल्दी। अनुभूत मतलब शायद ना समझ में आया हो, थोड़ी सी भारी हिंदी। अनुभूत मतलब इंसिडेंट्स विच आई हैव बीन थ्रू, जिससे मैं भी गुजरा हूं, दैट इज कॉल्ड अनुभूत। तो आपको अगर कुछ अनुभूत हो तो बताइए मुझे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।